नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे। रह गए हैं अब गिनती के 7 से 8 दिन, यू कैन से। तो पॉपुलेशन थ्योरीज ह्यूमन ज्योग्राफी का जो टॉपिक है, नॉर्मली पीपल इग्नोर इट, बट मैं ये बताना चाहूँगा सीडीएस में, एनडीए में हर बारी इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। और बच्चे को ये टॉपिक्स पता ही नहीं होते यार, ये सिलेबस में है या नहीं। क्लियर है जी। तो इसी पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, पॉपुलेशन थ्योरीज, सेंसस के बारे और ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे। आपको साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊंगा, जहां से आपको भी रियलाइज होगा दैट दिस टॉपिक वाज सो मच इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर दैट यू डिडंट फोकस ऑन इट। ये इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का मिलके है, पर पेपर में आने पक्का है। पहला जी माल्थस थ्योरी। ये माल्थस थ्योरी पॉपुलेशन पे दी गई है। माल्थस, थॉमस माल्थस थे इकोनॉमिस्ट, जिसने कहा कि यार जो पॉपुलेशन है ना, वो बढ़ती है जीपी में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस प्रकार। जबकि जो मीन्स ऑफ एग्जिस्टेंस है, फूड या बाकी चीजें, वो बढ़ती हैं एपी में, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। तो ऐसे अगर बढ़ती रही तो एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग मरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पूरी एग्जिस्टेंस के लिए जो चीजें हैं वो ही नहीं पूरी हो पाएंगी। ठीक। इसके लिए इसने कहा दो तरह के चेक होते हैं, एक पॉजिटिव चेक होता है, एक प्रिवेंटिव चेक होता है। पॉजिटिव चेक का मतलब, हालांकि इसमें पॉजिटिव कुछ नहीं, नेगेटिव ही लग रहा है। जैसे वॉर्स हो गए, लड़ाइयां होंगी तो लोग मरेंगे। अभी कोरोना आया था, कितनी दुनिया मर गई। तो डिसीजेस, राइट, ये नेचर अपने आप लाएगी, या गरीबी या लैक ऑफ फूड, इनको उसने कहा पॉजिटिव चेक से। और दूसरा प्रिवेंटिव चेक्स। प्रिवेंटिव चेक्स मतलब हाउ टू प्रिवेंट, लाइक आपने सुना होगा कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, मॉरल रिस्ट्रेन है, पोस्टपोनमेंट ऑफ मैरिज, इससे बर्थ कंट्रोल हो सकता है। ये इसकी थ्योरी का सारा थोड़ा सा बताना था। एन एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन कई बार पूछ रहता है। नेक्स्ट जो है वो बहुत बारी पूछा हुआ, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। किसने दिया ये भी याद रखना, थॉमसन और नटिंस्टन ने। इस पर कई बारी यूपीएससी, आईएएस में, सीडीएस में, सीएफएफ में क्वेश्चन पूछ चुका। ये थ्योरी है क्या, नटिंस्टन थॉमसन की थ्योरी। इसने बताया कि कैसे एक देश जब विकास की तरफ बढ़ता है, उसकी पॉपुलेशन में कैसे डिक्लाइन आना शुरू होगा, उस चीज के बारे। पहले कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, विद प्रोग्रेस, विद डेवलपमेंट, हाउ द पॉपुलेशन चेंजेस। क्लियर है जी। उसने कुछ स्टेजेस में इसको बांटा, और वो कहता है कि भाई पॉपुलेशन जो है ना, ग्रोथ, वो डिपेंड करती है डेथ और बर्थ पे। बर्थ रेट माइनस डेथ रेट विल बी द पॉपुलेशन ग्रोथ। कितने आ रहे हैं और कितने जा रहे हैं, अगर वो निकाल दूं तो वही ग्रोथ हुई। वहां पर कितनी हुई, क्लियर है जी। अगर वहां पर 100 बर्थ हुए और 20 डेथ हो गई, तो नेट कितना रह गया, 80। तो ये इससे आप ग्रोथ निकाल पाओगे। और इसीलिए उसने बर्थ रेट और डेथ रेट को लेके उस बेसिस पे बताया, अगर बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा, डेथ रेट भी बहुत ज्यादा, तो पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत कम होगी। समझ आती है सभी को जी। इफ देर इज अ बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, जितने आ रहे हैं उतने ही जा रहे हैं, सो स्लो। ये ऐसा कहां पर होता है, ये किसी भी देश में जो बहुत पिछड़े हुए देश है, अफ्रीका के, जहां पर एक एक औरत के 20-20, 25-25 बच्चे हैं, और डेथ भी उतनी जल्दी, पहले साल 10, दूसरे साल दे डाई, बिकॉज बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज नहीं। तो गरीबी स्टेज में ये पहली स्टेज है जी। तो वहां पर स्लो। जैसे जैसे मेडिकल फैसिलिटीज आई, एडवांसमेंट हुई, बर्थ रेट तो वैसे का वैसे रहा, लेकिन डेथ रेट कंट्रोल हुआ, तो पॉपुलेशन ग्रोथ होनी शुरू हो गई। उसके बाद जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई, लोग भी अवेयरनेस होनी शुरू हो गई, बर्थ रेट भी डिक्लाइन होना शुरू हो गया, डेथ रेट भी डिक्लाइन, तो डिक्लाइनिंग रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया। इस समय अगर आप देखो यूरोप की तरफ, वहां पर बर्थ ही बहुत कम है जी। लोग मैरिजेस कम कर रहे हैं, लोग बच्चे ही कम पैदा कर रहे हैं। सो दैट इज, अभी शहरों में अगर आप बात करो, डेवलपमेंट की बात करो इंडिया में ही, तो वहां पर दे आर हैविंग लेस ऑफ चिल्ड्रन, राइट। एक बच्चा या दो बच्चे होंगे मैक्सिमम अर्बन शहरों में। तो ग्रोथ कम होती गई। और आगे जाओगे बॉम्बे, बड़े बड़े शहरों में, वहां पर मेरे भाई कॉन्सेप्ट ही छोड़ दिया बच्चा रखने का, बच्चा करने का। इटली इस तरफ, तो वहां पर स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ। और जहां पर बर्थ और डेथ रेट इक्वल हो जाए, जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ। इस समय कई देशों के हालात ऐसे। अगर हम इंडिया की बात करें तो किस स्टेज में, ये पेपर में आता है क्वेश्चन, वैसे मैं एक बारी पहले दिखाना चाहूंगा। ये बनाया गया ग्राफ, ठीक है जी। ये बर्थ रेट, डेथ रेट ऊपर को, और ये टोटल। अगर डेथ रेट भी आई, बर्थ रेट भी आई, तो पॉपुलेशन ग्रोथ तो होगी नहीं नीचे। जैसे ही बर्थ रेट ऊपर ही है, डेथ रेट डिक्लाइन होना शुरू हुआ, तो ग्रोथ होनी शुरू होगी।
फिर एक और टाइम आया जब डेथ रेट बर्थ रेट भी डिक्लाइन होना शुरू हुआ, नेचुरल इंक्रीज हुआ। इस प्रकार ये ग्राफ जो रेड कर्व है वो पॉपुलेशन बता रहा है कैसे कैसे बढ़ती है। और अगर आप देशों को भी चेक करो, ये बहुत पिछड़े हुए अफ्रीका, अफगानिस्तान, ये जो है यहाँ पर बर्थ रेट हाई है, डेथ रेट कंट्रोल होना शुरू हो चुका है, फैसिलिटीज आ चुकी हैं गांव में, शहरों में मेडिकल फैसिलिटीज। तो हम सेकंड स्टेज में हैं। थर्ड स्टेज में नेचुरल इंक्रीज है ब्राजील। आगे अगर बात करें बाकी एडवांस कंट्रीज में, वहां पर बर्थ रेट भी लो है, डेथ रेट भी लो है, तो वो हालात ये हैं। ये सभी को समझ आ गया। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल है ये, नोटेंस्टन और थॉमसन का, याद रखिएगा नाम भी, और ट्रांजिशन का मतलब समझ आया, बर्थ और डेथ रेट पे डिपेंड करता है। आइए जरा इसका क्वेश्चन देखते हैं। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की कौन कौन सी, हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, लो ग्रोथ, दैट इज देयर। रैपिड डिक्लाइन इन बर्थ रेट, वेरी लो ग्रोथ, ऐसा कहीं आपने पढ़ा? अचानक ही बहुत ज्यादा डिक्लाइन हुआ। रैपिड डिक्लाइन बर्थ रेट, कॉन्टिन्यू डिक्लाइन इन डेथ रेट, एंड देन लो डेथ रेट्स एंड बर्थ रेट, लो ग्रोथ रेट, ये भी पक्का ठीक है जी। मेरे हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन से देखे तो 1 और 4 ही सही है। ये आखिरी स्टेज में आपने यही देखा और पहली स्टेज में आपने यही देखा, तो दिस वर द 1 and 4 वुड हैव बीन द बेस्ट स्टेजेस। बेसिक क्वेश्चन है, इसके जैसे और भी मैं आने वाले टाइम पे आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। अब आप सभी को पता सेंसस, सेंसस पे पिछली बारी भी क्वेश्चन है, क्योंकि यार 2021 में सेंसस होना था, कोरोना आ गया, 24 आ चुका वो भी निकल गया, 25 आ गया। इस बार ही कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक सेंसस होगा, वो वैसा नहीं होगा जो घर घर जा जा के करना था सेंसस। सो न्यू टाइप ऑफ सेंसस गोइंग टू टेक प्लेस। तो पहले इतिहास अगर बात करें, पॉलिटिकली हिस्टोरिकली दोनों चीजें। हिस्टोरिकली अगर आपको पता हो, सबसे पहला सेंसस हिंदुस्तान में 1872 में हुआ, लॉर्ड मेयो के टाइम, ये भी याद रखिएगा। फिर उसके बाद रिपन के टाइम हमारा पहला डिकेडल सेंसस हुआ, रेगुलर डिकेडल सेंसस 1881। तब से लगातार चलता आ रहा था, सिर्फ ये 2021 में ब्रेक पड़ी है जाके कोविड के कारण, नहीं तो ये डिकेडल सेंसस रेगुलरली चलता गया। क्लियर है? 1872 लॉर्ड मेयो के टाइम पहला सेंसस हुआ था जी। ये हिस्ट्री में भी पढ़ोगे, पॉलिटी में भी। सेंसस एक यूनियन सब्जेक्ट है, ये भी चेक करिए। क्लियर है? केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है सेंसस करवाना, कंडक्ट करवाना। क्लियर है जी? और दूसरी चीज जो सेंसस है, ये तो सभी को क्लियर हो गया, 1872 लॉर्ड रिपन। इसमें डेफिनेशन हमें समझनी, सेंसस होता क्या जी, जनगणना। तो पॉपुलेशन गिनने से फायदा क्या? बहुत फायदा जी। सिर्फ गिनना नहीं है, उस डेटा को क्लासिफाई करना। अगर आपके पास डेटा है, अगर उसको तरीके से डेटा को क्लासिफाई किया जाए, तो चीजें बहुत आसान होंगी, सरकार को पॉलिसी बनाने में बहुत आसानी होगी। रादर एक चीज और बात करना चाहूंगा, मैंने अपनी तरफ से ना आप सभी के सामने हमेशा यूट्यूब में, क्योंकि किसी किताब में ऐसा नहीं था, अगर मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ तो पहले क्लाइमेटोलॉजी अलग दे रहा हूँ, जियोमॉर्फोलॉजी अलग दे रहा हूँ, इंडियन ज्योग्राफी का रिवर सिस्टम अलग दे रहा हूँ, मैंने ऐसे देने की कोशिश की। पर हमारे अभी लोग ना वहां तक पहुंचे नहीं कि हम उसको समझ पाए कि इससे क्या होगा, आपका वो टॉपिक पक्का हो जाता है। हमें चाहिए बीच में ही भैया आ गए हैं, सब कुछ ही बीच में करा के, दो वहां से एक वहां से दिखाया, चलो बहुत बढ़िया कराया, और जब पेपर हो जाए ये तो बहुत आसान था, मैंने करवाया था। This is what we need to understand the difference. Let's get back to the topic. Sex ratio. सेक्स रेशियो नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स होता है जी। भारत की 940 कहते थे पिछले सेंसस पे, तो 940 फीमेल्स हैं 1000 मेल्स के पीछे, मतलब 1000 मेल्स और 940, ऐसे सेक्स रेशियो। कई दुनिया के देशों में मेल्स आ गए हैं, पर 1000 फीमेल्स है, सो दैट इज फाइन। इंडिया में नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स के बेसिस पे निकाला 912, मतलब कि 912 फीमेल्स है पर 1000 मेल्स पे। लिटरेसी रेट पे 4 से 5 बार क्वेश्चन आ चुका जी। लिटरेसी रेट होता क्या मेरे दोस्त? परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एज, मतलब 7 या 7 साल से ऊपर के एज हो अगर किसी बंदे की, बच्चे की, वो अगर पढ़ सकता और लिख सकता दोनों, जरूरी है रीड भी करे राइट भी करे, तो उसको लिटरेट कहा जाता है मिनिमम। क्योंकि 7 से नीचे अभी बच्चे का दिमाग नहीं होता, तो वो रीड और राइट प्रॉपरली नहीं कर सकता। जो भी 7 या 7 से ऊपर वाला बंदा रीड एंड राइट कर सकता है, उसको लिटरेट गिनेंगे, बटा टोटल पॉपुलेशन कर देंगे, वो हो जाएगा लिटरेसी रेट। क्लियर है जी? एज 7 years एंड अबव, ये फैक्ट्स हैं, इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है। देखिए 2023 में आया था, पर्सन हु कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट इज नॉट लिटरेट, बिल्कुल ठीक है, वो लिटरेट नहीं है।
A person aged above 7 years and above who can read and write with understanding in any language is treated as literate. बिल्कुल ठीक है, समझ आ गया। डेफिनेशंस पे क्वेश्चन 2 बार ये आ चुका है। अब जरा बात करते हैं, ये भी आपके पेपर में क्वेश्चन आया, जैसे जैसे हमारे देश का इतिहास में पॉपुलेशन का कैसा रहा। पहला, ये भी पेपरों में कई स्टेट पीसीएस में आया हुआ, डिवाइडिंग ईयर किसको कहते हैं, 1921 इज कॉल्ड एज डिवाइडिंग ईयर। जब पहले क्या चल रहा था, इस समय हमारे देश में फर्स्ट स्टेज में था, हाई बर्थ रेट था और हाई डेथ रेट था। जब ये दोनों चीजें हाई थी तो ग्रोथ हो ही नहीं रही थी, सो देयर वाज नो ग्रोथ, सो ग्रोथ रेट वाज वेरी स्लो, स्टेगनेट। क्लियर है, इस चीज को कहा जा रहा है स्टेगनेंसी पीरियड। क्लियर है जी। 21 के बाद इसको डिवाइडिंग ईयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज आनी शुरू हुई, तो उसमें क्या हुआ, ग्रोथ होनी शुरू हुई थोड़ी थोड़ी, उसको कहा जाता है स्टेडी ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ, याद रहेगा जी। फिर उसके बाद बी के बाद जो 51 के बाद एक्सप्लोजन होना शुरू हो गया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्लियर है जी। अब डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे आ गया 1981 के बाद, नाउ इट इज डिक्लाइनिंग। क्लियर हुआ जी सभी को। बात बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत चीजें पूछी गई, ये भी आपका सीडीएस का 2023 का सवाल है। स्टेडी ग्रोथ कब है जी, स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ कब था, आपको पता है 21 से 51। अभी देखिए 21 से 51 को हमने स्टेडी ग्रोथ का, और असल में ग्रोथ एक्सप्लोजन 51 टू 81, याद रहेगा जी। तो 21 से 51 इसका आंसर था। बहुत चीजें हैं जो आपको कभी ज्योग्राफी में दिखाई नहीं गई, मैं फिर से कह रहा हूं, और आपको आखिरी फुल पॉलिटी, फुल इकोनॉमिक और वो 4 क्वेश्चन दिखा के बच्चा भी कहता भैया आप ही हैं, पर बाद में पेपर में जाके देखता क्वेश्चन कोई नहीं होता, तो भी हाँ करवाया होगा, क्योंकि तुम वो लोग हो जिन्होंने कभी पहले पढ़ा ही नहीं है। अब जरा अर्बन एरिया की डेफिनेशन भी बात करते हैं। व्हाट इज अर्बन एरिया। आपको भी हैरानी होगी, हमें लगता है अर्बन एरिया जहां पे सड़क बनी हो, गाड़ियां खड़ी हैं, वो अर्बन ही है भाई। अर्बन एरिया की सेंसस की डेफिनेशन है कोई भी एरिया जिस जहां पर कैंट हो, जहां पर म्यूनसिपैलिटी हो, नोटिफाइड एरिया हो, उसको एग्जैक्टली अर्बन एरिया कह दिया जाता है। पर उसके अलावा भी कोई क्राइटेरिया, अगर 5,000 से ऊपर किसी जगह पर आबादी हो तो वो पहला जी, मिनिमम पॉपुलेशन 5,000 हो, और 75% ऑफ द पीपल, मेल वर्किंग पॉपुलेशन इज एंगेज इन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। अगर 75% मेल वर्किंग पॉपुलेशन इज एंगेज इन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, दूसरा, और अगर डेंसिटी 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ये तीनों पॉइंट याद रखना। पता नहीं मेरे अंदर इंट्यूशन है, इस बार ही पूछेगा। और इस समय भारत में अर्बनाइजेशन 31.7 या 2% है, जो कि कहां पर दिया हुआ है, सेंसस 2011 के तहत। क्लियर है, ओनली 31%। तो समझ आया, पॉपुलेशन के बेसिस पे हम अर्बन एरिया गिनेंगे। एक तो वहां की मेल वर्किंग पॉपुलेशन 75% नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में हो, दूसरा वहां पर पॉपुलेशन मिनिमम 5,000 से ऊपर हो तो अर्बन एरिया। ये तीनों पैरामीटर होंगे तब उसको अर्बन एरिया घोषित किया जाएगा। मेरे को लगता जी आएगा ये सवाल। अब सेंसस में हम देखा, आपको अगर एज स्ट्रक्चर भी पता हो, पॉपुलेशन तो बता दी कितना है पॉपुलेशन है, पर अगर आपको उस एरिया की एज स्ट्रक्चर का पता हो, देन गवर्नमेंट कैन डू द पॉलिसीज बेटर। क्लियर है, कितने, मतलब ये आबादी है 1,000 अगर लोग हैं, इनमें से कितने छोटे बालक हैं, छोटी एज के हैं, कितने बुजुर्ग हैं, कितने मिडिल एज के हैं, अगर आपको ये पता हो तो डोंट यू थिंक गवर्नमेंट कैन मेक अ बेटर पॉलिसी। अगर आपको किसी शहर जाना है, कोई बिजनेस शुरू करना है, अगर आपको वहां पर ये एज सिस्टम पता हो, तो डोंट यू थिंक यू कैन डू बेटर बिजनेस, कि कौन सा बिजनेस करना चाहिए, अगर जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला, उसी बिजनेस को करना चाहिए। सो दैट इज हाउ एज स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे डिपेंड करता, तो भाई एज स्ट्रक्चर समझ आया। रिलेटिवली स्मॉलर पोर्शन, इस समय अगर मैं बात करूं, हमारा एज स्ट्रक्चर इन कंपैरिजन टू यूरोपियन नेशंस, अमेरिकन नेशंस, आर एज स्ट्रक्चर इज मोर ऑफ यूथ। दैट इज द ब्यूटी, जिसको हम बात अभी करेंगे, डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। इस समय हमारे देश के पास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एज स्ट्रक्चर में हमारे पास मैक्सिमम यंग पॉपुलेशन है। अगर यंग पॉपुलेशन है तो आप ये भी समझ आता है, जो यंग पॉपुलेशन है वो ही काम करती है किसी भी देश में। वो यंग पॉपुलेशन जब काम करेगी तो टैक्स इकट्ठा होगा, तो दैट टैक्स विल बी यूज फॉर व्हाट, डेवलपमेंट। जो डिपेंडेंट्स हैं, ये बच्चे और ये जो है पेंशन लेने वाले, ये बहुत थे, अब ये कम है। बाकी देशों में क्या, ये वाली आबादी बहुत ज्यादा है और जो यंग पॉपुलेशन है वो है ही नहीं। अगर यंग है नहीं
तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इनके हालात ये हैं जी। हमारे एज स्ट्रक्चर में यूथ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा ये है कि अगर ये लोग काम करेंगे, इनको काम मिलेगा, तो टैक्स पे करेंगे, सरकार अच्छे से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करेगी, बहुत देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। लेकिन अगर ये इसको नहीं मिली जॉब्स, इनके साथ नहीं हुआ, तो बहुत अनएम्प्लॉयमेंट होगा जो चल रहा है। तो एज स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी देश में जा रहे हो, अगर वहां पर सारे ऑलरेडी यंग हैं, ठीक है, यंग पॉपुलेशन वर्किंग है, तो आपको लगता है वहां पे काम मिलेगा? काम मिलने में मुश्किल होगा। वहीं पे अगर मैं कनाडा में जा रहा हूँ जहां पर यंग पॉपुलेशन कम है और काम बहुत है, इनको भी चाहिए काम, इनको भी चाहिए, तो भाई इनको भी मतलब जॉब सर्विस चाहिए, तो देन यू विल हैव मोर जॉब्स। सो दैट इज हाउ, आपको अगर ए स्ट्रक्चर पता वहां का, तो आप समझ सकोगे। डिपेंडेंसी रेशियो निकाला जाता है, कितना वर्किंग पॉपुलेशन है, और वो वर्किंग पॉपुलेशन नॉर्मली कितना लिया जाता है? 15 से 64। यही लोग हैं जो काम करते हैं, 15 से ऊपर बंदा काम करना शुरू कर सकता है 64 तक, और जो इससे नीचे हैं और जो इससे ऊपर हैं वो डिपेंडेंट्स है नहीं। ठीक, तो आपने क्या करना है, x+y अपॉन जो वर्किंग पॉपुलेशन है, वो डिपेंडेंसी रेशियो आ जाएगी। और यही तो फायदा इस समय डेमोग्राफिक डिविडेंड। इन वर्ड का मतलब समझिए, ये कम से कम 4 बारी यूपीएससी सीडीएस में, 2 बारी एनडीए में, सीएफएफ में 3 बारी आईएएस में पूछ चुका जी। डिविडेंड मतलब प्रॉफिट होता है जी, स्टॉक मार्केट में, इकोनॉमिक्स में डिविडेंड मींस प्रॉफिट। किसी पीएसयू का अगर जो प्रॉफिट आ रहा है, तो उसको डिविडेंड कहते हैं। सो डेमोग्राफिक डिविडेंड की अगर मैं बात करूं, तो जो यंग पॉपुलेशन है दोस्त, क्लियर है जी, वो इस समय बहुत ज्यादा लेस डिपेंडेंट, तो ये जब काम करेंगे, ये जितना भी काम करेंगे, तो उससे देश बढ़ेगा जी, बिकॉज लेस डिपेंडेंट्स, मोर ऑफ द पॉपुलेशन हु कैन वर्क। सो दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज डेमोग्राफिक डिविडेंड। द एज बिटवीन यू कैन से 16 to 65 पॉपुलेशन इज मैक्सिमम राइट नाउ। अगर 100 लोग हैं, 100 में से अगर हमारे 70 ये हैं, बाकी 30 ही डिपेंडेंट है, तो आपको नहीं लगता ये ज्यादा काम होगा और पेंशनें भी होगी और मतलब देश आगे बढ़ सकता है? यही चीज अगर 100 में से अगर आपके 30 काम करने वाले हैं और 70 डिपेंडेंट्स हैं, तो क्या होगा जी? इनके ऊपर बोझ होगा, देश आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है जी। डेमोग्राफी मींस पॉपुलेशन, और वो प्रॉफिट क्या है, देश के पास यही टाइम है जब हमारा देश आगे ग्रो कर सकता है, और डिविडेंड होगा, फायदा होगा देश का। इसलिए समझ गए जी। यहाँ पर पॉपुलेशन डिविडेंड पूछा, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन हो, यूथफुल एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन इज डेमोग्राफिक डिविडेंड। गॉट इट? इसी प्रकार ये भी पूछा, डेमोग्राफिक डिविडेंड रिलेट्स टू इंक्रीज इन वर्किंग एज पॉपुलेशन। ध्यान से सोच के करेंगे सब। ये भी क्वेश्चन 2023 में है, एज स्ट्रक्चर पिरामिड, बहुत सिंपल है, एनसीईआरटी में ही दे रखे हैं ये सारे कॉन्सेप्ट, में बाहर से नहीं लाया, सिर्फ तरीके से उसको दिखाने का मेरा तरीका। और मेरे दोस्तों अगर ये सही लगे, तो ये पहुंचाइएगा जरूर हर उस आदमी तक जिसने ये पढ़े नहीं है टॉपिक्स, ताकि उसको भी 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम इस टॉपिक से आते हैं। अब अगर मैं बात करूं, ये है मेरे भाई कंट्री अफगानिस्तान। तो यहां पर हमारी है एज, ठीक है जी, और ऊपर गया जी पॉपुलेशन, ये सॉरी इधर पॉपुलेशन है और ऊपर एज है। 0 to 4 देखो बहुत ज्यादा है, लेकिन 5 to 9 नीचे गिर गया, और नीचे गिर गया, और नीचे गिर गया, 20 to 24, मतलब 30 पे ही अगर आप चेक करो, आधी से ज्यादा आबादी जा चुकी है। तो इसका मतलब क्या हुआ जी? इट मीन्स दिस इज अ व्हाट, अंडर डेवलप्ड कंट्री, जहां पर प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज नहीं, तो ये लगे रहते, इतने मौत ही ना हुई होती, जितने बर्थ हुए होते वो सरवाइव कर रहे होते। क्लियर है ना? और पॉपुलेशन सारी डिक्लाइनिंग है। इस चीज को कहा जाता है पॉपुलेशन पिरामिड। आपको पिरामिड देखते ही पता चल जाता है उस देश के हालात कैसे हैं। और यहां पर यह भी रखिएगा, वेमेन इज ऑलवेज एट राइट साइड, मैन इज एट द लेफ्ट साइड। यूएस का देखो, जितने बर्थ हुए हैं वो सब जी रहे हैं जी, और वो आगे आगे बढ़ते भी जा रहे हैं, मतलब उसी साल में ये वाले भी हैं जो पिछले साल भी पैदा होंगे, वो भी हैं, पिछले साल वो भी हैं, सब हैं। सो ऑल ऑफ दीज आर देयर। सो दिस इज यूएस। इवन इंडिया का भी यही स्ट्रक्चर है इस समय, राइट? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट जापान, आपने सुना ही हुआ, ओल्ड पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो आप देखो 50 to 65 ये ज्यादा पॉपुलेशन है, ये वाली कम है।
आर यू गेटिंग इट? सो दिस इज एज सेक्स पिरामिड। इस पे क्वेश्चन इतना सिंपल पूछा था। पॉपुलेशन, एज ग्रुप्स होता है और सेक्स इंडिकेटर्स दोनों है। और इस पे कल को ये भी पूछ सकता है कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये वाला स्ट्रक्चर होना चाहिए या ये बेल शेप्ड होना चाहिए या कैसा होना चाहिए। समझ आया जी? इंडिया का सेकंड है। एडोलेसेंट पॉपुलेशन पे भी क्वेश्चन आया और आपके एनसीईआरटी में मेंशन है एडोलेसेंट पॉपुलेशन। एडोलेसेंट पॉपुलेशन है क्या जी? विच इज अ पॉपुलेशन ग्रोथ, आप वहीं से पता कर पाओगे। 10 to 19 जो आबादी है वो 2011 के तहत 20% है, जिसमें मेल पॉपुलेशन 52.7 है और फीमेल पॉपुलेशन 47.3 है। तो याद रखना है एडोलेसेंट क्या, 10 to 19। इस पे अभी देखेंगे क्वेश्चन। कंप्राइजेस मिनिमम हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, और आपने क्या देखा, 10 to 19 इज अबाउट 20%। सो ये गलत हो गया। आर यू गेटिंग इट? ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर है। द ग्रुप इज रिगार्डेड एज यूथफुल पॉपुलेशन एंड हाई पोटेंशियल। ठीक है जी। देर आर ग्रेटर नंबर ऑफ फीमेल्स, ऐसा तो है नहीं अभी तक, नहीं भारत में मेल्स ही अभी तक ज्यादा देन फीमेल्स। तो मेरे भाई हाँ भाई, ये सभी को क्लियर है जी? बीच में थोड़ा सा पॉज आया, कोई चक्कर नहीं, देखते हैं अभी। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। एक सेकेंड रुकिए यार, मेरे को चेक करना ही पड़ेगा। चल रहा है भाई, चल रहा है तो चलने दीजिए और हम पूरा खत्म करके ही उठेंगे। अडोलेसेंट पॉपुलेशन समझ आ गया जी? तो भाई 2 ओनली आंसर होना चाहिए था। अब अगली चीजें कुछ और। नेशनल यूथ पॉपुलेशन पॉलिसी थी 2014 में, होलिस्टिक विजन फॉर यूथ। यूथ पर्संस ये तो सभी को क्लियर है, 15 to 29 को यूथ कहा जाएगा इस पॉपुलेशन के तहत। और स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस है 2015 से, पता ही है, क्योंकि यार इतने लोग डिग्रियां कर ली पर उनके पास कोई स्किल ही ना हो तो कोई फायदा नहीं। सो यू हैव टू फोकस ऑन द स्किल्स। ये भी एक ऐसा टॉपिक है, एनडीए में भी आया हो, सीडीएस में भी। भाइयों पहले प्रीवियस ईयर पेपर देखा करो, ये बाद में हम देखेंगे कि कौन क्या पढ़ाता है, पर प्रीवियस ईयर पेपर देखिए तभी आपको समझ आएगा क्या पढ़ाया जा रहा है। 179 लैंग्वेजेस हैं भारत में और उसमें से 544 डायलेक्ट्स हैं। डायलेक्ट्स कैसे, हिंदी बोलते हैं हरियाणवी तो, लेकिन डायलेक्ट क्या है, हरियाणवी। राजस्थान में भी हिंदी है उनकी भाषा, पर डायलेक्ट क्या है, राजस्थानी। तो समझ गए, डायलेक्ट्स अलग अलग है। देर आर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। ठीक है जी, ये भी चीज चेक करें। स्पीकर्स ऑफ हिंदी हैव द हाईएस्ट परसेंटेज। स्मॉलेस्ट ग्रुप है संस्कृत, बोडो एंड मणिपुरी। इसमें चेक करिएगा, ये है फैमिली। आपने क्लासिकल लैंग्वेजेस जो इस बारी करंट अफेयर में, मेरे को पक्का पता क्वेश्चन आना है। चांस ही नहीं कि क्वेश्चन ना यूपीएससी डाले आपके पेपर्स में। चाहे वो एट्थ शेड्यूल हो, चाहे वो ये ज्योग्राफी हो, चाहे वो आपका करंट अफेयर हो, तीनों को मिक्स करके भी बना सकता है एट्थ शेड्यूल पे या कुछ भी। अब अगर मैं बात करूं, फैमिलीज चार है नहीं, ऑस्ट्रिक, द्राविडियन, साइनो तिब्बतन, इंडो यूरोपियन। सबसे ज्यादा इंडो यूरोपियन, ये पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, ये सब जो हिंदी बेल्ट है, इनको कहा जाता है इंडो यूरोपियन, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है तकरीबन। और इनमें भी ईरानियन दार्दिक ग्रुप भी है, इंडो आर्यन भी है। ये दार्दिक बेसिकली कश्मीरी लैंग्वेज को कहा जा रहा है, ईरानियन भी पर्शियन लैंग्वेज, क्योंकि इनका कल्चर, मैंने कहा ना तंदूरी कल्चर, हमारे पंजाब हरियाणा में तो नहीं। पंजाब हो गया, ऊपर जे एंड के हो गया, हिमाचल हो गया, तंदूर खाने में, तो वो ईरानियन है, ईरान तंदूर, उनका फूड भी ऐसा ही है। तो ये है सारे पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये सब किस में आएंगे, आर्यन एज में। क्लियर है, आर्यन 73%। साइनो तिब्बतन अगर आप देखो, हिमाचल में भी आप जैसे उत्तराखंड में भी ऊपर ऊपर जाओ तो देयर विल बी साइनो तिब्बतन फीचर्स। चाइना, साइनो मीन्स चाइना, मंगोलियन फीचर्स आपको मिलेंगे। तो भाषा भी इनकी तकरीबन सेम है जी। क्लियर है जी? सेम, ये जूले कहते हैं एक दूसरे को। लद्दाख से ऊपर अपर हिमाचल में, फिर अपर उत्तराखंड में, फिर सिक्किम में, फिर अरुणाचल में, सेम ये सारा एरिया। साइनो तिब्बतन सबसे कम यही है जी। द्राविडियन साउथ के आपको पता ही है, द्राविडियन स्टेट्स, केरला,
तमिलनाडु, कर्नाटका एंड देन आंध्रा, द्रविडियंस। क्लियर है जी। तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, फिर कुछ एरिया इन्होंने ये भी डाल लिया जो भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। फिर आता ऑस्ट्रिक निषाद, ये बिल्कुल ही मुंडा ट्राइब्स, जो आपको याद होगा ट्राइब्स नीग्रो ट्राइब्स इस तरफ, मेघालय, निकोबार, वेस्ट बंगाल, बिहार की। ये मेरे भाइयों आपने परसेंटेज वाला भी पेपर में आया हुआ या ऐसे भी क्वेश्चन आया, वो दिखाता हूँ क्वेश्चन। 2021 में आया था लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप, ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन था, पर ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, आप कर पाओगे इजीली। सेंसस आपका वर्किंग पॉपुलेशन के बारे में भी बताता जी, मेन वर्कर्स कौन से होते हैं, मार्जिनल वर्कर्स कौन से होते हैं, नॉन वर्कर्स कौन से होते हैं। तो ये डेफिनेशन भी पढ़ते हैं, फिर देखते हैं जी। मेन वर्कर जिसको 183 साल के आधे दिन से ज्यादा उसको काम करने को मिले, मार्जिन जिसको 183 दिन से कम काम करने को मिले उसको मार्जिनल वर्कर कहते हैं। ये सेंसस की डेफिनेशन है भाई। क्लियर है जी। अ प्रपोर्शन ऑफ वर्कर्स इज ओनली, मेन और मार्जिनल सिर्फ 39.8 है जी, वास्ट मेजोरिटी 60% इज नॉन वर्कर। There is a large portion of dependent population, further indicating possible existence of large number of unemployed and underemployed. So states with larger percentage of workers, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, आंध्रा, अरुणाचल, नागालैंड, ये हैं। ये हिमालयन स्टेट्स मोस्टली क्यों हैं लार्ज परसेंटेज ऑफ वर्कर्स, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर मिलते ही काम है, दिहाड़ी पे जाना ही है, पहाड़ी इलाके में और कोई तो काम होना नहीं, तो उस चक्कर में इन एरियाज में ज़्यादा वर्कर्स हैं। क्लियर है। फिर उसके बाद अगर देखें अमंग द यूटीज, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, ये चीज याद रखें। अगर ऑक्यूपेशन कंपोजिशन की बात करें, सेंसस 4 ऑक्यूपेशन, ये भी पेपर में आया हुआ जी क्वेश्चन, या तो कल्टीवेटर गिनता है, एग्रीकल्चर लेबरर गिनता है, हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर होंगे या अदर वर्कर। हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर एक ही है जी, समझ गए। और उनमें से भी अगर हम देखें सेंसस 2011 के हिसाब से सबसे ज्यादा आर कल्टीवेटर्स, 54.6 तो कल्टीवेटर्स एंड एग्रीकल्चर लेबर है। 3.8% आर एंगेज इन हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, 41.6% आर द वर्क अदर वर्कर्स इंक्लूडिंग नॉन हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, एंड देन यू हैव इज कमर्स, कंस्ट्रक्शन एंड ऑल। क्लियर है जी। ये भी चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑक्यूपेशन कॉम्पोजिशन भारत में कैसा, सेंसस किन कैटेगरीज में नहीं आता, ये भी क्वेश्चन आया हुआ, मैं अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे डालना भूल गया, बट दिस इज अ क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी। अब आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इस पर भी क्वेश्चन आता है, इकोनॉमिक्स का भी है, ज्योग्राफी का भी टॉपिक और आता है, हर बारी आता है, ये भी मैं कहना चाहूंगा। जैसे मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में मैंने बताया था 3 पैरामीटर्स हैं, डायमेंशंस याद रखिएगा कौन कौन से हैं जी, ये चीज चेक करिए, 3 डायमेंशंस एंड 4 इंडिकेटर्स, ये 4 ऊपर इंडिकेटर्स हैं, डायमेंशन हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड, उसमें भी ऐसा ही था। लिविंग स्टैंडर्ड आप ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा देखते हो, उस देश में ग्रॉस नेशनल इनकम कितनी है। उसके बाद एजुकेशन में एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कॉमन है, एक्सपेक्टेड और मीन, मीन मीन्स एवरेज। और हेल्थ में लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखते हैं, तो ये भी याद रखना है। 4 इंडिकेटर्स एंड 3 डायमेंशंस, गॉट इट, मेरे हिसाब से आपको याद हो गया। और ये आपकी एनसीईआरटी में लिखा है, ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया, महबूब उल हक, पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट है महबूब उल हक, जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था ह्यूमन डेवलपमेंट का। हालांकि अमर्त्य सेन जो है भारतीय इकोनॉमिस्ट, जो कि पहले नोबेल पुरस्कार विजेता इकोनॉमिक्स में, इन्होंने भी इकोनॉमिक्स पे काम किया, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पे ही काम किया, ह्यूमन डेवलपमेंट पे किया, इनके साथ मिलकर किया, लेकिन फाउंडर महबूब उल हक को ही माना जाता है। नॉट अ डिमेंशन, अभी आपने देखा, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज मीन्स एजुकेशन, एक्सेस टू बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल तो है ही नहीं ह्यूमन डेवलपमेंट में, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। क्लियर है, ये नहीं था तो सी आंसर था। अगला 2024 दो में भी आया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, बिल्कुल देख रहे हैं जी, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मोर्टेलिटी तो कहीं पड़ा ही नहीं। हेल्थ में आप क्या देख रहे हो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ देख ही रहे हो, एवरीबडी क्लियर। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं, मोर्टेलिटी रेट नहीं लिखा, 4 डायमेंशन है, याद आ रहा है, जीएनआई पर कैपिटा, दूसरा जो अपना मीन ईयर्स, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, ये एजुकेशन में काउंटर कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे थे हेल्थ में, वहां पर मोर्टेलिटी रेट था ही नहीं।
क्वेश्चन वहीं से है। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा, जहां पे महबूब उल हक लिखा कि ह्यूमन डेवलपमेंट के 4 पिलर है। इसका मैंने निमोनिक भी बना रखा है, आप भी याद रखिए, सीप। और अगर ये भाई वीडियो अच्छी लगे तो दोस्त कहीं ना कहीं तो शेयर करना बनता है यार। ऐसे ना करिएगा कि बस अपने तक ही ये चीजें। सस्टेनेबिलिटी, इक्विटी, एम्पावरमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। तो निमोनिक याद रखिएगा, सीप, सस्टेनेबिलिटी, एम्पावरमेंट, equity and productivity. B should have been the answer in this 4 pillars of human development. सेम क्वेश्चन 2023 में भी आया हुआ, चेक कर लीजिए क्वेश्चन रिपीट होते हैं कि नहीं। पिलर्स कौन कौन से? इक्विटी हो गया, सीप फिर से बता रहा हूं, सस्टेनेबिलिटी है जी, एम्पावरमेंट है, इक्विटी है, यहां पर ई मिसिंग है, और प्रोडक्टिविटी था, सिक्योरिटी है नहीं। तो 1, 2 एंड 3 इसका आंसर था। तो ये आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ 4 पिलर्स, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। अगर मेरे दोस्तों ये सेशन अच्छा लगा तो ये पहुंचना चाहिए हर स्टूडेंट तक जिसने हकीकत में ह्यूमन ज्योग्राफी नहीं सुनी। जो लोग एनडीए का पेपर दे रहे हैं उनके भी पेपरों में भाई ये लैंग्वेजेस वाला भी क्वेश्चन आया हुआ है। मैं भी कहूँ कि नहीं आया हुआ, ये आया हुआ है, चेक भी करिएगा। तुमको भैया दीदी कुछ भी कराई जाए मेरे को नहीं पता, पर चेक करिएगा। ठीक है जी, थैंक यू, जय हिंद एवरीवन।